किसी ने कि खूब कहा है, गलती करना बुरा नहीं है। दोस्तों, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती करके उसको शिक्षा ना लेना बुरा है। यानी कि अगर जिंदगी में हम कुछ गलतियां भी कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सेम गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। हमेशा हर गलती से शिक्षा लेनी चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ने का क्षमता रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कनेक्शन पर, जहां हम पंजाबी भाषा बिल्कुल बेसिक लेवल से सीख रहे हैं। पंजाबी व्याकरण की ये दूसरी क्लास है जिसमें हम पंजाब स्कूल स्टेट बोर्ड की 10वीं क्लास की किताब को पढ़ रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही ये वीडियो उन दोस्तों को और बच्चों को जरूर शेयर कीजिए जो मैट्रिक क्लास में पढ़ते हैं और पंजाबी व्याकरण सीखना चाहते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਲੇਖ ਰਚਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦਾ ਅਧਿਆਇ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਅੰਗ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੱਸੂਗੀ। ਅਧਿਆਇ 1 ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਵਿਆਕਰਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਵਿਆਕਰਣ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ ਆ ਲਾਈਨ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਵਿਆਕਰਣ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਰੂਪ ਮੀਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਨਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? बोलचाल की भाषा ਵਿੱਚ बोलन वाला आम तौर पे श्रोते के सन्मुख होता है, यानी कि जो सुनने वाला व्यक्ति होता है उसके बिल्कुल सामने होता है, जिस करके वह व्याकरण नियमां विच लई खुल नूं गल दोहरा के चेहरे के प्रभाव या इशारियां की सहायता नाल पूरा किया जाता है, जिसमें वो अपनी बात को दोहरा के चेहरे के प्रभाव से या फिर इशारों में अपनी बात को कर लेता है। व्याकरण के मुख्य अंग केरे हैं? व्याकरण के मुख्य हैं ਧੁਨੀਬੋਧ, वर्णबोध, शब्दबोध, वाक्यबोध ते अर्थबोध। इस तरह सारे क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पे कर लिए हैं कंप्लीट। इसका पीडीएफ वर्जन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 यानी कि भाषा ते पंजाबी भाषा। भाषा और पंजाबी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा दी व्याख्या, भाषा का व्याख्या मीन्स भाषा क्या होता है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। पहली क्लास में हमने पंजाबी व्याकरण के बारे में सीखा था कि व्याकरण होता क्या है और व्याकरण का क्या महत्व है। आज हम भाषा के बारे में सीखेंगे कि भाषा क्या होती है और इसके बाद धीरे धीरे सारे पड़ाव शुरू होंगे व्याकरण पूरा पढ़ने का। आप पेशेंस रखिएगा, इत्मीनान रखिए, हम पूरा व्याकरण सीखेंगे। भाषा लोक जीवन का एक अहम अंग है। मनुख सभ्यता का सब तो कीमती सरमाया है। मनुखी जाति दी होंद ही भाषा के सहारे खड़ी है। मतलब भाषा जो है वो लोक जीवन का एक अहम अंग है। ये बहुत ही कीमती धरोहर है और मनुष्य जाति जो है वो पूरी भाषा के उस सहारे ही खड़ी है। इंसान की बुद्धि ते सियानप भाषा राही ही होंद विच आए हैं। भाषा करके ही एक मनुख अपने घर नाल, अपने भाईचारे ते आले दुआले दे होर लोकां नाल सांझ स्थापित करता है। भाषा के कारण ही मनुष्य अपने घर में अपने भाईचारे यानी कि रिश्तेदार जो है, आस पड़ोस के लोग हैं, सबके साथ जो सांझ स्थापित करता है, जो साथ मेल जोल बनाता है, वो भाषा के कारण ही संभव हो पाता है। ਇਹ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਿਖ ਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ अपने विचार ते भाव दूजिया तक पहुंचाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपने विचार और भाव दूसरों तक पहुंचा सकता है।
तो ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। इसी आधार पे भाषा को प्रभावित किया जाता है कि भाषा जो मन और मन के विचार भाव को दूसरों तक प्रकट करने की प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਨਤਾ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ है, पर यह विधि पूर्ण तौर से संचार के समर्थ नहीं हो सकती है। कई बार हम अपनी बात रखने के लिए चित्र, चिन्ह, इशारे इस तरह के विधि लगाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से संचार में समर्थ नहीं होते, हमारी भाषा को दूसरे तक पहुंचाने में समर्थ नहीं होते हैं। इसलिए ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾषा ही सब तो ਵੱਧ सफल साधन है। इसलिए मन के भावों को प्रकट करने के लिए भाषा ही सबसे सफल विधि है। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋग ਵੱਖ-ਵੱਖ भाषावां बोलते हैं। संसार के अलग-अलग खित्तियां मतलब क्षेत्रों में रहने वाले लोग अलग-अलग तरह की भाषा बोलते हैं। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 22 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, संथाली, बंगला, बोडो, असामी, मणिपुरी, गुजराती, मराठी, मैथिली, उड़िया, कोंकणी, कन्नड़, मलयालम, तमिल ਅਤੇ तेलुगु। ये 22 भाषाएं जो है हमारे देश की प्रवानित भाषाएं हैं, यानी कि स्वीकृत भाषाएं हैं। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ उच्चारण ਤੇ शब्दावली ਦੇ पक्ष ਤੋਂ थोड़ा बहुत अंतर जरूर होता सी। पुराने समय में जब विशेष भौगोलिक स्थितियां ऐसी थी कि आवाजाही की बहुत सहूलत नहीं थे और एक जगह के लोग एक क्षेत्र खित्ते मीन्स क्षेत्र एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेल जोल नहीं करते थे, इसके अलावा कोई संचार के साधन भी नहीं थे, इसलिए एक प्रांत या इलाके के लोग द्वारा बोली जाने वाली भाषा और जो शब्द लोग उच्चारण करते थे उसमें दूसरी जगह के बोले जाने वाले लोगों के भाषा में बहुत अंतर आता था। आम तौर ਤੇ ਦਰਿਆ, ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ, ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਆਦि ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। आम तौर पर दरिया दरिया यानी कि नदी, संघने जंगल, पहाड़, राजसी और आर्थिक कारण यानी गरीबी और अमीरी जैसी कारण भी जो थे भाषाओं में भिन्नता रखने में सहायक सिद्ध हुए थे। तो एक ही भाषा ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ रूपों ਨੂੰ उस भाषा दिया उपभाषावां कहा जाता है। इस तरह एक ही भाषा में इन फर्क के कारण प्रतीत हो रहे अलग-अलग रूप जो आते हैं भाषा में उनको बोलते हैं उपभाषा। पंजाबी दियां उपभाषावां दरिया, सतलुज, व्यास, रावी, चनाब ते झेलम आदि के इलाकों में पैदा हुई हैं। पंजाब की जो उपभाषाएं हैं ये 5 नदियां सतलुज, व्यास, रावी, चनाब और झेलम के नदी के आसपास के इलाकों से बनी है। किसी भी उपभाषा का घेरा खास इलाके तक सीमित होता है। कोई भी उपभाषा जो होती है वो एक लिमिटेड एरिया तक ही सीमित रहती है। हर एक उपभाषा का अपना उच्चारण, लहजा ते शब्दावली का पद्धर होता है, पर उन्हां विचले व्याकरणिक नियम समानता के पद्धर ते विचरते हैं। इसे करके ही ਵੱਖ-ਵੱਖ उपभाषावां ते बुलारे आपसी संचार ਨੂੰ समझ सकते हैं। जो उपभाषा होती है उनका अपना उच्चारण और लहजा होता है, अपने शब्दावली होते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच जो व्याकरणिक नियम होते हैं, जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, वो सेम होते हैं। इसलिए अलग-अलग उपभाषाओं के जो बोल होते हैं फिर भी वो आपस में ईजिली बात कर सकते हैं, ईजिली एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। पंजाब ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੁੱਖ तौर ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ बोलियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। पंजाब की ये जो उपभाषाएं हैं जो ऊपर दी गई हैं मांझी, मलवई, द्वारा, ये जो है जो नीचे लिखे हेठ लिखे मीन्स नीचे लिखे इलाके यानी कि क्षेत्र में बोले जाते हैं। सबसे पहली उपबोली है मांझी। मांझा का मूल अर्थ मध्य दा या विचकार दा या केंद्रीय इलाका है। मांझा का जो मेन मतलब होता है वो बीच में, मध्य या विचकार या केंद्रीय होता है। इस इलाके ਨੂੰ अनवंडे पंजाब का केंद्र होने कारण मांझा नाम दिता गया है। ये जो इलाका है मांझी भाषा जहाँ बोली जाती है
वहाँ पे पंजाब का बँटवारा नहीं हुआ था, ये पंजाब का अनवंड केंद्र मतलब बिना बँटवारा हुआ जो केंद्रीय क्षेत्र है, होने के कारण मांझा नाम दिया गया है। ਇਹ ਖੇਤਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ स्थित है। ये जो मांझी भाषा बोलने वाला जो क्षेत्र है वो रावी और ब्यास दरिया यानी कि रावी और ब्यास नदी के विचकार की जगह में स्थित है। इस खेत्र ਵਿੱਚ बोली जाने वाली उपभाषा ਨੂੰ मांझी कहा जाता है। इस जगह पे बोली जाने वाली भाषा को मांझी बोलते हैं। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, पठानकोट, बटाला पाकिस्तान ਵਿੱਚ लाहौर ਅਤੇ सियालकोट यानी कि ये सब जिलों में ये मांझी भाषाएं बोली जाती है। पंजाब ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਲਵਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਵਈ ਸ਼ਬਦ ਮਾਲਵ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵ आर्य लोगों की एक जाति थी। पंजाब के मलवे इलाके के उपभाषा जो होती है उसको बोलते हैं मलवई। मलवई शब्द जो है मालव से बना है। मालव आर्य समाज के लोग जो होते थे उसकी एक जाति थी। यह बहुत प्राचीन उपबोली है। मलवई जो उपबोली है पंजाबी की वो बहुत ही पुरानी है। वैदिक भाषा के शब्द अज भी इस विच संभाले पे हैं। मलवई भाषा में वैदिक काल के जो शब्द थे आज भी बोले जाते हैं। ये सारे जो जिले हैं यहाँ पे मलवई भाषा बोली जाती है, जैसे कि लुधियाना, मुक्तसर, फरीदकोट। अगे है दुआबी उपबोली। दुआब फारसी भाषा का शब्द है। दुआब शब्द जो है वो फारसी भाषा से ली गई है। आब का अर्थ है पानी। भाव दो पानियों की धरती। दुआब का मतलब दो पानियों की धरती, या दो दरियावां के विचकार का इलाका, या फिर दो नदियों के बीच का इलाका। यह दो दरिया सतलुज के व्यास हैं। दो नदी सतलुज और व्यास के बीच के इलाके में दुआबी उपबोली बोली जाती है। जिला जलंधर, कपूरथला, होशियारपुर आदि शहरों में ये भाषा बोली जाती है। अगली उपबोली है पुआधी। पुआध का भाव चढ़ने वाले पासे का अद्धा हिस्सा है। पुआध पंजाब के पूर्वी भाग नूं भी कहा जाता है। पुआध का मतलब होता है चढ़ने वाले पासा, मतलब ऊंचाई में हम चढ़ाई चढ़ते हैं उसके आधा हिस्सा होता है। पुआध पंजाब के पूर्वी भाग में बोला जाता है। पुआध नूं पहाड़ के पैरों का इलाका भी कहा जाता है, यानी कि पहाड़ चढ़ने के यानी कि पुआध पहाड़ के पैरी इलाका को भी कहा जाता है। जिला रूपनगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, ये सारे शहर जो हैं यहाँ पे पुआधी पंजाबी बोली बोली जाती है। पोठोहारी। पोठोहारी का इलाका प्राचीन समय विच पाली भाषा का विद्यक केंद्र सी। पोठोहारी का इलाका जो है जहाँ पे पोठोहारी उपबोली बोली जाती है वो पुराने समय में पाली भाषा का विद्यक केंद्र सी, मतलब शिक्षा का केंद्र था, क्योंकि इस इलाके में तक्षशिला यूनिवर्सिटी स्थित थी। इस इलाके में तक्षशिला यूनिवर्सिटी पहले था। पाकिस्तान के जेहलम, रावलपिंडी ते कैमलपुर के जिले में पोठोहारी बोली बोली जाती है। ये जो शहर पाकिस्तान में है यहाँ पे पोठोहारी पंजाबी उपबोली बोली जाती है। मुल्तानी। अगे है मुल्तानी। मुल्तान दा संस्कृत विच भाव मूल स्थान है। मूल स्थान मतलब जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। यह इलाका सिंध वादी का प्राचीन सभ्याचारक केंद्र कहा जाता है। इस इलाकों को प्राचीन सभ्याचारक केंद्र भी इस इलाके को सिंधवादी सभ्यता, सिंधु सभ्यता जो थी उसका प्राचीन सभ्याचारक केंद्र भी इसको कहा जाता है। पाकिस्तान में यह उपबोली सब तो वध बोली जाती है। पाकिस्तान में मुल्तानी उपबोली सबसे ज्यादा बोली जाती है। बहावलपुर, झंग, मुल्तान ते डेगा, राजी, ये सब शहर जो हैं यहाँ पे मुल्तानी भाषा बोली जाती है, मुल्तानी पंजाबी उपभाषा। अगे डोगरी। यह भाषा लंबा समय पंजाबी यह भाषा लंबा समा पंजाबी की उपभाषा मनी जाती रही है, पर हुण इसनूं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची विच दर्ज भारतीय भाषावां दे नाल बतौर सुतंत्र भाषा की मान्यता भी दी गई है। जो डोगरी पंजाबी उपभाषा है ये बहुत लंबे समय तक पंजाबी उपभाषा रही गई है, लेकिन अब भारत सरकार ने इसको एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दिया है। डोगरी का मुख्य केंद्र जम्मू जिला है। डोगरी भाषा जम्मू शहर में बोली जाती है। इस तो इलावा रावी तो लैके चनाब दरिया के खेत्र विच भी यह भाषा बोली जाती है। जम्मू कश्मीर, कांगड़े, हिमाचल प्रदेश आदि के कुछ हिस्से जो है जहाँ पे डोगरी भाषा बोली जाती है। अजोके पंजाब विच आवाजाई ਅਤੇ संचार साधनों के उन्नत होने कारण ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ आपसी मोल जोल काफ़ी बढ़ गया है, जिस
ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਘੜਦੇ अंतर ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ मध्यम पै रहे हैं। आजकल के पंजाब में आवाजाही और संचार के साधन में बहुत उन्नति हुई है, जिस कारण अलग-अलग क्षेत्र के लोग आपस में बहुत ज़्यादा मेल-जोल बढ़ गया है। आजकल के पंजाब में आवाजाही के साधन और संचार के साधन में बहुत उन्नति हुई है, जिस कारण अलग-अलग क्षेत्र के लोगों का आपस में मेल-जोल बढ़ गया है, जिस कारण पंजाब के जो उपभाषा में जो अंतर है, वो खत्म होते जा रहे हैं। ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਭਾषा वजों मान्यता रखती है। टकसाली भाषा को म्यारी भाषा भी कहते हैं। ये आदर्श भाषा होती है जो सभी इलाके में साझी भाषा वजों मतलब सब इलाके में सेम भाषा एक सामाजिक भाषा की तरह मान्यता रखती है। साझी मतलब सबका, जो सबकी भाषा एक हो। पंजाब के थोड़े बहुत फ़र्क वाले जो उपभाषाएँ हैं, उनको छोड़ के बाकी जितने सर्वसाझी भाषा प्रयोग में लाई जाती है, उनको टकसाली या म्यारी पंजाबी भाषा कहते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ है। टकसाली या म्यारी पंजाबी भाषा जो पंजाब के केंद्रीय इलाके में बोले जाता है ज़्यादातर, इस करके इसको केंद्रीय पंजाबी भी कहा जाता है। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ है। पंजाब के केंद्रीय भाषा के रूप में मांझी उपभाषा को आधार बनाया गया है, क्योंकि इसके शब्दावली और मुहावरे जो हैं वो सभी उपभाषाओं से मेल खाते हैं। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। यानी कि टकसाली भाषा यानी कि म्यारी पंजाबी भाषा जो केंद्रीय पंजाबी भाषा भी कहा जाता है, इनके शब्दावली और उच्चारण और अर्थ निश्चित हैं, क्योंकि ये सरकारी प्रबंधक, शिक्षा यानी कि शिक्षा के केंद्र, साहित्य, सभ्याचारक और व्यापार आदि के जरूरतों को पूरा करती हैं। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ अहम उदाहरण है। जो ये सारे पंजाब में समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और किताबों में जो भाषा होती है उसको टकसाली भाषा कहा जाता है। ये टकसाली भाषा के अहम उदाहरण हैं। ਅੱਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾਈ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੰਨਗੀਆਂ मतलब और भी टाइप्स होते हैं। पहला है व्यक्तिगत वनगियां, पिजन अते करियूल वनगी। पंजाबी के जो उपभाषाओं के बारे में हमने पढ़ा, इसके अलावा पंजाबी भाषा के ये दो और वनगी हैं यानी कि टाइप्स हैं। व्यक्तिगत वनगियां, इस श्रेणी विच अपभाषा ਜਾਂ स्लैंग आती है। इसमें अपभाषा आती है या स्लैंग आती है, मतलब बोलने का तरीका आता है। इस विचली शब्दावली असभ्यक अर्थादि धारनी है। जो व्यक्तिगत वनगी है, इसकी शब्दावली जो होती है असभ्यक होती है। इसमें प्रयोग होने वाले शब्द जो होते हैं वो असभ्यक होते हैं, यानी कि इसमें सदाचार की भावना नहीं होती है। इस श्रेणी विच शब्द अपभाषा ਮਹਿਨੇ, चिड़, निंदिया ਅਤੇ कटाश आदि नाल संबंधित होते हैं। यानी कि इस श्रेणी में जो व्यक्तिगत वनगी है, इस श्रेणी में जो भाषा बोली जाती है उसके शब्द अपमानजनक और कटाश भरे होते हैं। इस श्रेणी की एक होर वनगी गुप्त भाषा दी है। इसी श्रेणी में एक होर वनगी है जिसको बोलते हैं गुप्त भाषा। इसकी वरतों अपनी गलबात ਨੂੰ दूसरे लोगों तो गुप्त रखने ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है। मीन्स की व्यक्तिगत उपभाषा के भी एक और टाइप है जिसको गुप्त भाषा भी कहा जाता है। इसको लोग अपनी भाषा को दूसरे लोगों से अपनी बात को छुपाने के लिए प्रयोग करते थे। फौज विच लड़ाई समय इसे भाषा की वरतों की जाती है। फौज में लड़ाई के टाइम इस भाषा के प्रयोग किया जाता है। इस तो इलावा पंजाबी निहंगा द्वारा अज भी गुप्त भाषा वरती जाती है, जिवें दुध नूं समुंदर ते छोलियां नूं बादाम कहना आदि। पंजाब में जो निहंग होते हैं वो आज भी गुप्त भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे दूध को वो समुद्र बोलते हैं, छोलियां यानी कि चने को वो बादाम कहते हैं। इसी तरह हर कित्ते दी अपनी विशेष प्रकार की तकनीकी शब्दावली होती है। कित्ता यानी कि काम, वर्क। इस तरह हर काम के भी अपनी टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। आधुनिक समय विच समाजिक भाषा विज्ञानियों ने किसी कित्ते नाल संबंधित भाषा नूं रजिस्टर वनगी दा नां दिता है। आज के समय में जो सामाजिक भाषा है और वैज्ञानिकों द्वारा
कि किसी काम से रिलेटेड जो भाषा होती है उसको रजिस्टर वंनगी का नाम दिया है। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ शब्द हलवाई ਜਾਂ दर्जी ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ संबंधित शब्दों तो भिन्न होते हैं। जैसे कि खेती बाड़ी से संबंधित जो शब्द होते हैं वो हलवाई या दर्जी के काम से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनसे बहुत ही अलग होते हैं। इसी तरह ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ संबंधित शब्द एक दूसरे नालों वखरेवा हैं। इस तरह डॉक्टर और इंजीनियर के काम से रिलेटेड जो भाषा होती है वो एक दूसरे से बहुत ही वखरेवा मतलब अलग होते हैं। ਇੰਝ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਗਿਆਨ, अर्थशास्त्र ਅਤੇ गणित आदि ਦੇ अपने खास शब्द निर्धारित होते हैं। इसके अलावा और भी विषय जैसे कानून, विज्ञान, अर्थशास्त्र और गणित यानी कि मैथमेटिक्स के सारे जो वर्ड्स होते हैं वो अपने-अपने निर्धारित होते हैं। ਪਿਜਨ ਅਤੇ ਕਰਿਊਲ ਵੰਨਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਿਜਨ ਤੇ ਕਰਿਊਲ ਵੰਨਗੀਆਂ उभरवे रूप ਵਿੱਚ सामने आ रही हैं। इस तरह आज के दौर में जो आजकल मॉडर्न युग है इसमें पिजन और करियूल वनगी जो है बहुत तेजी से उभर रही है। पिजन का भाव है कम चलाऊ भाषा। पिजन मतलब कम चलाऊ भाषा। पर समा पाके जे यह कम चलाऊ भाषा स्थानिक भाषा बन जाए तो उसनों करियूल का नाम दिता जाता है। यानी कि समय के साथ साथ बहुत लंबे समय के बाद जब पिजन भाषा जो वहाँ का स्थानिक भाषा बन जाता है, काम चलाऊ भाषा वहाँ का एकदम रेगुलर भाषा बन जाता है तो उसको करियूल का नाम दे देते हैं। साडे देश विच उर्दू भाषा अजिही ही स्थिति दे उपज है। उर्दू भाषा इसी तरह की उपज है हमारे देश में। इसी तरह ही वर्तमान समय अंदर पढ़े लिखे पंजाबी आपसी गलबात समय अंग्रेजी शब्दां की बहुतात विच वरतों करते हैं। इस तरह आज के समय में पंजाब में जो पढ़े लिखे पंजाबी हैं वो आपस में अंग्रेजी के वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अजिही अंग्रेजी ਨੂੰ पंजाबी ਨੂੰ पिंग्लिश का नाम दिता गया है। इस तरह पंजाबी और अंग्रेजी को मिक्स करके बोलने वाली भाषा को पिंग्लिश का नाम दिया गया है। इसका प्रभाव मात भाषा लिए एक गंभीर चुनौती है। इस तरह मॉडर्न युग में पिजन या करियूल वनगी के जो प्रभाव जो है वो हमारी मातृभाषा के लिए एक गंभीर चुनौती है। सानू इस प्रति सुचेत होने की लोड़ है। हमें इस प्रति सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि भाषा का संबंध साड़ी मानसिकता नाल है ते इस रस्तियों होके ही यह सामाजिक सारोकारा नाल जुड़ती है। यानी कि भाषा जो है हमारी मानसिकता से जुड़ी हुई होती है और इसके रास्ते ही हम सामाजिक सरोकार हमारी बनती है, हमारे सामाजिक सभ्यता भी बनी होती है। सामाजिक सरोकार मनुख लिए बहुत महत्वपूर्ण होंद रखते हैं। सामाजिक सरोकार जो है इंसान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। भाषा इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव कबूल करती है। भाषा इसका कोई भी प्रभाव बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है। इसका असर भाषा वनगिया उत्ते भी देखने को मिलता है। इसका असर भाषा के जो अलग और भी टाइप्स है उस पर भी देखने को मिलता है। इस तरह बारीकी नाल देखिया भाषा दी वरतों दे कुछ होर अंतर भी पछाने जा सकते हैं। इस तरह भाषा को और बारीकी से हम परखें और देखें तो और भी अंतर हमें प्राप्त हो जाएंगे और भी अंतर हम पहचान सकते हैं। इस तरह पंजाबी व्याकरण का दूसरा पाठ यानी कि भाषा के बारे में हमने आज पढ़ा, जिसमें पंजाबी की भाषा और पंजाबी की उपभाषाओं के बारे में डिटेल में हमने जाना। इस दे अभ्यास दे प्रश्न तुसी आप हल करोगे। इस किताब का पीडीएफ वर्जन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है जहां से आप वहां ज्वाइन करके इसका पीडीएफ वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आज हमने पंजाबी व्याकरण का दूसरा पाठ पढ़ा जिसमें हमने पंजाबी भाषा और पंजाबी की उपभाषाओं के बारे में सीखा और जाना। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर आप खुद से हल कीजिएगा। इस बुक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही आज हमने लेसन जो पढ़ा है इस पाठ का सभी जो मुश्किल वर्ड थे उसका हिंदी में अर्थ आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा, जिसको आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बार बार पढ़िए और उसका रिवाइज कीजिए ताकि आपको सारी ये मुश्किल वर्ड याद हो जाए। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही उन दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो पंजाबी भाषा पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ में विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।